हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण आपको बताया गया था कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण मतलब मिश्रण में जो जो चीजें मिली हुई हैं, मतलब जो उसके अवयव हैं, उसको किस प्रकार पृथक किया जा सकता है या किस प्रकार अलग किया जा सकता है, हम उसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे आपका विस्मांगी मिश्रण है, विस्मांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रियाओं द्वारा भी पृथक किया जा सकता है, जैसे जिसको हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन प्रायः उपयोग में ले आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप देख सकते हैं कि हाथ से चुनकर या छन्नी से छानकर, ये दो विधियां प्रायः हम लोग डेली अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि चाय बनाते समय छन्नी से चाय की पत्ती को छान करके पृथक किया जाता है, या चावल से या दाल से उनमें जो भी छोटे साइज के कंकड़ या पत्थर हो उसमें मौजूद होते हैं तो उसको चुन करके अलग किया जा सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मिश्रण होते हैं जिनको साधारण भौतिक क्रिया द्वारा उनको पृथक नहीं किया जा सकता है। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उनको साधारण भौतिक क्रिया द्वारा सेपरेट या अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी विधियां जिसमें विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करके पृथक्करण किया जा सकता है या किया जाता है, उन विधियों को हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट मेथड आपको जो बताते हैं। रंग वाले घटक मतलब डाई को, जिसमें नीला रंग या मोस्टली काला रंग पाया जाता है, उससे किस प्रकार पृथक करेंगे, उस रंग की स्याही को किस प्रकार पृथक किया जाएगा, हम इस प्रक्रिया में समझेंगे। तो सबसे पहले वो एक्टिविटी बताते हैं कि किस प्रकार उसको अलग किया जाता है। आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि एक बीकर लीजिए, बीकर में आधा बीकर जो है जल आप भर लीजिए, फिर बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखें। वॉच ग्लास रखने का मतलब होता है, वॉच ग्लास का मतलब ये होता है कि कोई आप तस्तरी या ग्लास ले लें जो कांच का हो, जिसमें जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें आर पार आसानी से दिखलाई पड़ सके। फिर करेंगे क्या कि कुछ बूंद स्याही बीकर के वॉच ग्लास में या तस्तरी जो भी है उसमें हम डाल देंगे। आफ्टर दैट उसके बाद बीकर को गर्म करना शुरू कर देंगे। कुछ समय के बाद बीकर को जब गर्म करने पर हमें देखेंगे कि बीकर पर जो वॉच ग्लास रखा गया है वो उससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ समय के बाद जब वॉच ग्लास पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया रुक जाए, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन न हो, तब हम बीकर को गर्म करना बंद कर देंगे। बीकर को गर्म करना बंद कर देंगे। अब वॉच ग्लास पर क्या होगा कि कुछ स्याही बची रह जाएगी और उसमें से जो भी उसमें जल मिला हुआ था वो पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि हम यह पाते हैं कि स्याही जो है वह जल में रंग का एक मिश्रण है, मतलब वो चाहे नीले रंग का हो चाहे वो काले रंग का हो, वह जल में मिश्रण होता है। और जब उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं तो जल का वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, और कुछ समय के बाद जो सारा जल होता है वाष्पीकृत होकर के हवा में गायब हो जाता है, और बचा हुआ जो पदार्थ रहता है वह रंग जो होता है उसमें बचा रह जाता है, वो चाहे नीले रंग का हो चाहे वो काले रंग का हो। अर्थात वाष्पीकरण की विधि द्वारा हम किसी भी रंग वाले घटक को उसमें से जो जल मौजूद होता है उसको आसानी से पृथक कर सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को एक बार पुनः समझते हैं फिगर के द्वारा। ये आपका बर्नर है, बर्नर के ऊपर एक बीकर रखा हुआ है, बीकर में जल भरा हुआ है, जल के ऊपर ये वॉच ग्लास रखा हुआ है जिसमें स्याही की कुछ बूंदें यहाँ पे से भरी गई हैं। अब करते क्या है कि हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं बीकर को। इस प्रक्रिया में एक चीज का खास ध्यान रखना है कि हम स्याही को डायरेक्टली गर्म नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली गर्म करने पर जो स्याही है वो भी, उसके जो पदार्थ हैं, जो मॉलिक्यूल्स है, जो अणु है, वो भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वॉच ग्लास को हम इस बीकर के थ्रू गर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया इसमें हमें धीरे धीरे करनी होती है, इसलिए हम इसको अप्रत्यक्ष रूप से गर्म करते हैं। अर्थात तस्तरी को, जो कि वॉच ग्लास है, उसको डायरेक्टली बर्नर के ऊपर न रख करके किसी बीकर की सहायता से हम ऊपर रखते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इस बीकर को गर्म करना शुरू करते हैं तो ये जल गर्म होना शुरू हो जाता है। जल गर्म होता है
तो इसमें से जो वाष्प निकलता है वो वाष्प इस तस्तरी के आधार को स्पर्श करता है। वाष्प बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिसके वजह से ये तस्तरी भी गर्म होना शुरू हो जाती है। अब गर्म होने के बाद इस तस्तरी में, जो कि वाच ग्लास तस्तरी है, इसमें जो स्याही की बूंदें कुछ डाली गई हैं, इसमें से वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब हम इंतजार करेंगे, तब तक इंतजार करेंगे जब तक इसमें से वाष्पीकरण हो रहा होगा। धीरे धीरे एक समय आता है, एक स्थिति आती है जब इस तस्तरी में से वाष्पीकरण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। अब जैसे ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया इस वॉच ग्लास में से बंद हुई, हम बीकर को गर्म करना बंद कर देते हैं। अब बीकर को गर्म करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि इस बूंद स्याही जो थी, इसमें से जितना भी जल मौजूद था वो गर्म होने के कारण धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर के हवा में गायब हो गया, और जो रंग बचा था, जो रंग था वो अलग हो गया। अर्थात निष्कर्ष से निकलता है कि अगर कोई रंग वाला घटक हो, चाहे वो नीले रंग का हो, चाहे काले रंग का हो, चाहे किसी भी कलर का हो, उसको हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा उसमें से जल की जो मात्रा है हम उसको आसानी से पृथक कर सकते हैं। अतः वाष्पीकरण की विधि द्वारा हम रंग वाले घटक को आसानी से उसमें से जल को वाष्पीकृत करके उस रंग में से जल को पृथक कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी प्रक्रिया पर आते हैं। पहले वाले में आपने देखा कि एक विशेष तकनीक जिसको हम लोग वाष्पीकरण कहें, उसमें से हम रंग के घटकों को किस प्रकार पृथक किया उसको बताया। अब दूसरा है कि अगर हमें दूध से क्रीम को पृथक करना हो तो कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे दूध से क्रीम आसानी से अलग हो सके। अब इसको समझते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि दूध जो है एक लिक्विड है, एक द्रव पदार्थ है, और एक कोलाइडल विलयन है जो कि आपको बताया जा चुका है। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि वो छानक पत्र से छानने पर बाहर आ जाते हैं। अर्थात अगर किसी भी छन्नी से उसको छाना जाए तो सारा का सारा द्रव जो है वो दूसरे बर्तन में चला जाएगा, बिल्कुल भी बचेगा नहीं ऊपर की तरफ कुछ भी। तो कभी कभी द्रव में मौजूद जो ठोस कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं कि वो छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं, और इन ठोस कणों को उस द्रव से पृथक करने के लिए छानक विधि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ठोस कणों को उस विलयन से अलग करने के लिए एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तकनीक को अपकेंद्रण विधि के नाम से जाना जाता है। अपकेंद्रण विधि, अतः ऐसी विधि जिसके कारण हम द्रव में मौजूद ठोस कणों को पृथक कर सकें, उस विधि को अपकेंद्रण विधि कहते हैं। अब कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे मतलब जो भी द्रव है, जैसे आप मान लीजिए दूध का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जब दूध को तेजी से घुमाया जाता है, अत्यंत तेज गति से घुमाया जाता है, तब जो भारी कण उसमें मौजूद होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जो होते हैं वह ऊपर की तरफ रह जाते हैं। तो हल्का कण अर्थात जो मलाई या क्रीम आप कह सकते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और भारी कण जो होते हैं वो नीचे आपके चले जाएंगे। तो इस प्रक्रिया से जो क्रीम होगा वह दूध से बाहर आ जाता है। हम दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर अपकेंद्रण विधि, जैसे कि मथनी एग्जाम्पल है, घरों में लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या दूध को खूब मथनी से तेजी से घुमाएं तो भी इस प्रक्रिया में हम दूध से क्रीम को पृथक कर सकते हैं। मिक्सर एक अच्छा एग्जाम्पल है, अर्थात मिक्सी भी इसी प्रक्रिया पर काम करता है। वॉशिंग मशीन भी इसी प्रक्रिया पर काम करता है। वो क्या करता है कि जल में कपड़ों को अंदर डाल करके जब वॉशिंग मशीन को ऑन किया जाता है वो कपड़ों को बहुत तेजी से घुमाता है। तो इस प्रक्रिया में जो ठोस कण मौजूद होते हैं कपड़ों में गंदगी के रूप में, वह आसानी से पृथक हो जाते हैं और कपड़े हमारे स्वच्छ हो जाते हैं। तो कभी कभी द्रव में जो मौजूद ठोस कण वो इतने छोटे होते हैं कि किसी भी साधारण भौतिक प्रक्रिया द्वारा उनको पृथक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ठोस कणों को जो द्रव में मौजूद होते हैं उनको पृथक करने के लिए एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अपकेंद्रण विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि में उस द्रव को अत्यधिक तेजी से घुमाया जाता है, जिसके कारण जो ठोस कण, जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा हम दूध से क्रीम को पृथक कर सकते हैं। चलिए अपकेंद्रण विधि के कुछ अनुप्रयोग के बारे में भी जान लेते हैं। पहला इसका है, जांच में, प्रयोगशाला में ब्लड और यूरिन मतलब रक्त और मूत्र के जांच के लिए भी अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है।
घरों में या डेयरी में क्रीम से मक्खन को निकालने की प्रक्रिया में भी अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल करते हैं, तथा कपड़े धोने की मशीन मतलब वॉशिंग मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल को निचोड़ने की प्रक्रिया में भी अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 मुख्य अनुप्रयोग हैं अपकेंद्रण विधि के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन टेस्ट मतलब रक्त और मूत्र की जांच में अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल होता है। डेयरी में या घरों में दूध से क्रीम को या क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल करते हैं, तथा कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल को निचोड़ने की प्रक्रिया में भी अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब तीसरी प्रक्रिया पर आते हैं। इसमें हम ये सीखेंगे कि 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस प्रकार अलग किया जा सकता है। 2 अघुलनशील द्रव, जैसा कि हम जानते हैं कि जल और तेल का मिश्रण अघुलनशील होता है। जल और तेल एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते हैं और दोनों ही द्रव हैं। तो किस प्रकार हम तेल के मिश्रण से जल को अलग कर सकते हैं उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करना। मान लेते हैं कि 2 द्रव, एक मिट्टी का तेल है, दूसरा जल है, और कीप की सहायता से हम इसमें से मिट्टी के तेल को जल से किस प्रकार पृथक कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप के जरिए हम समझते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो इसकी प्रक्रिया है, फर्स्ट मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालना है। एक कीप ले लें, पृथक्करण कीप, और उसमें इन दोनों का जो भी मिश्रण है, जो विलयन है, जो मिश्रण है मिट्टी के तेल और जल का, उस पृथक्करण कीप में डाल दें। कुछ देर तक उस कीप को एकदम शांत छोड़ दें ताकि जल और तेल का जो मिश्रण है उसकी पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। क्योंकि ये अघुलनशील है तो दोनों की पृथक्करण रेखा में दिखलाई पड़ेगी और दोनों अलग अलग दोनों परतें तैयार हो जाएंगी। अब पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक ध्यान से नीचे वाले जल की परत को धीरे से उसमें से निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंच जाए, अर्थात जैसे उसमें से जल निकल जाए और वहां पे तेल आना शुरू हो जाए, स्टॉप कॉर्क को तुरंत बंद कर दें। इस प्रक्रिया के द्वारा हम मिट्टी के तेल को जल से पृथक कर सकते हैं। इसका फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ये पूरा पृथक्करण कीप है और ये हिस्सा स्टॉप कॉर्क है। मान लेते हैं कि पृथक्करण कीप में मिट्टी के तेल और जल का मिश्रण है, इसमें दोनों डाल देने पर कुछ देर इसको शांत छोड़ देंगे तो जल और तेल का पृथक्कारी रेखा इसमें तैयार हो जाएगी। मतलब जल की अलग परत बन जाएगी और तेल की परत अलग बन जाएगी। अब यहाँ पे आपका स्टॉप कॉर्क है। अब क्या करेंगे, जैसे ही जल और मिट्टी के तेल के अलग अलग पृथक परत तैयार हो जाएगी, हम स्टॉप कॉर्क को ओपन कर देंगे। अब अगर आप जल को किसी बर्तन में लेना चाहें तो बर्तन को नीचे वहां पे लगा सकते हैं। अब धीरे धीरे जल की मात्रा क्या होगी कि इस बर्तन में चली जाएगी। जैसे ही बर्तन में जल की सारी मात्रा चली जाएगी तो ये तेल है वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा और तेल यहाँ पे पहुंच जाएगा। जब तेल यहाँ पे पहुंचेगा तो मतलब ये हुआ कि सारा जो जल है इस पृथक्करण कीप में से बर्तन में चला गया है। अब जैसे ही तेल यहाँ पे पहुंचा, आप तुरंत स्टॉप कॉर्क से उसको बंद कर दें। स्टॉप कॉर्क एक ढक्कन होता है, स्टॉप कॉर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको खोला जा सकता है और बंद किया जा सकता है, और यह किसी भी द्रव को बाहर निकलने से रोकने का काम करता है, इसलिए इसका नाम स्टॉप कॉर्क रखा हुआ है। अब जैसे ही तेल यहाँ पे पहुंचेगा, अर्थात जल की सारी मात्रा इस पृथक्करण कीप में से बाहर आ जाएगी, तो हम स्टॉप कॉर्क को तुरंत बंद कर देंगे। अब इस अवस्था में हम क्या पाएंगे कि जो तेल था वो पृथक्करण कीप में रह गया और सारा जल बाहर आ गया। फिर इस बर्तन को हटा करके हम दूसरा बर्तन ले आएंगे और उसमें सारे फिर से स्टॉप कॉर्क को ऑन कर देंगे, मतलब खोल देंगे, तो जो सारा मिट्टी का तेल है वो दूसरे बर्तन में अलग हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया से हम 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को बहुत ही आसानी से पृथक कर सकते हैं।